ठीक ठाक है, खतरनाक दिख रहे हैं। चलो, जवाहर झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और वो टॉपिक कौन सा है प्यारे दोस्तों? जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। ये टॉपिक प्यारे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं और इस टॉपिक को मैं आपको विस्तार से बताऊं। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से एक बार ये निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मेही कोचिंग सेंटर से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पर्यावरण में कोई अवांछनीय पदार्थ मिल गया जो हमें नहीं चाहिए, वो क्या कर देता है? उसे गंदा कर देता है पर्यावरण को। जल के भी साथ में वही है। जब जलमंडल में, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, जलमंडल में अवांछनीय तत्व आ जाता है, मिल जाता है और उस जलमंडल के भौतिक, रासायनिक, जैविक या तो तीनों गुणों में परिवर्तन ला देता है अवांछनीय, या तो किसी एक गुण में भी, या तो भौतिक गुण में, या तो रासायनिक गुण में, या तो जैविक गुण में, और वैसा परिवर्तन लाता है जिसका प्रभाव बिल्कुल भी विपरीत होता है। तो वह जलमंडल प्रदूषित हो जाता है और वही जल प्रदूषण कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, मैं इसे आपको विस्तार से बताना चाहता हूं और इसे मैंने 3 पार्ट में आपके लिए समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो ये जो जल प्रदूषण है, इसका कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं, इन तीनों बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल भी बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, जल गंदा क्यों होता है, इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न निकलेंगे यहाँ से। और आपके चैनल की एक खूबसूरती तो है कि नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है, वहाँ से आप नोट्स को उतार लीजिएगा अच्छे वाले नोट कॉपी में। झारखंड का भूगोल लगभग अब समाप्ति की ओर जा रहा है। तो झारखंड का भूगोल के अंतर्गत जितने भी वीडियो सेशन हैं, सभी का नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप नोट्स को उतार लीजिए। तो चलिए, कारण क्या है, जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम भूमिगत जल की बात करेंगे। जल 2 जगह पर पाए जाते हैं, एक भूमिगत जो कि जमीन के अंदर, और एक धरातलीय या सतही जल जमीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूमिगत जल की। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जब भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा या फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ध्यान से समझिएगा दोनों चीज़ों को। जब भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा या फ्लोराइड की मात्रा में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है तो वह जल प्रदूषित माना जाता है। पहला कारण आपने देख लिया। पहला कारण क्या कहता है प्यारे दोस्तों? आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि। भूमिगत जल की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, और भी, चाहे वो भूमिगत जल हो चाहे वो सतही जल हो, भूमिगत जल भी हो या तो वह सतही जल भी हो, सतही जल भी हो, अगर यदि उसमें ऑक्सीजन की कमी है,
अगर यदि उस जल में ऑक्सीजन की कमी है तो वह जल प्रदूषित माना जाएगा। ऑक्सीजन की कमी है, या वो भूमिगत जल हो या वो सतही जल हो, तब वह जल प्रदूषित माना जाएगा। चलिए, आपने दोनों पॉइंट को समझ लिया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जल के जो स्रोत हैं, जल के विभिन्न स्रोत हैं, इसको तो आप जान ही रहे हैं। तो जल के जो जो स्रोत हैं, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, जल के जितने भी स्रोत हैं, अगर यदि उन स्रोतों में हम दैनिक जीवन में जो भी अपशिष्ट जमा करते हैं, अपशिष्ट का मतलब बेकार चीजें जिसे अपने को अब नहीं चाहिए। अच्छा, अपशिष्ट से एक एग्जाम्पल बहुत मेरे अच्छा वाला एग्जाम्पल मुझे याद आया कि मैं जब इंजीनियरिंग में था तो एक ईवीएस के टीचर ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि अपशिष्ट क्या होता है, तो अनवांटेड थिंग्स क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, हमने अखबार को पढ़ा हमने, और अखबार को पढ़ने के बाद क्या किया, जब अखबार आया घर में, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, जब अखबार घर में आया तो बहुत अच्छा, हमें उसकी ज़रूरत है, तो हमने उस अखबार को पढ़ा, हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वो अखबार हमारे लिए क्या हो गया, अब वो अवांछनीय तत्व हो गया। अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पढ़ लिया। अब अगर यदि उसी अखबार को हम फालतू में व्यर्थ कर दें, या किसी जल स्रोतों में बहा दें, या कुछ भी इधर उधर फेंक दें, तो उससे नुकसान है पर्यावरण को। लेकिन उसी अखबार को हम बेच दें, वो जो साइकिल वाले आते हैं अखबार खरीदने के लिए, हम उसे बेच दें और फिर से उस अखबार का रिसाइकलिंग हो जाए, समझ रहे ना बात को, फिर से अगर यदि वो उपयोग में आ जाए, फैक्ट्री में चला जाए, और फिर से वह उपयोग में अगर यदि हमारे उपयोग में आता है तो उसका सही सदुपयोग है, तब वो अपशिष्ट नहीं है। लेकिन हम व्यर्थ में उसे फेंक दें तो वो अपशिष्ट है, वही अपशिष्ट का रूप धारण कर लेता है। तो दैनिक जीवन में जितने भी अपशिष्ट तत्व हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, जल स्रोतों में बहा दे रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे मलमूत्र बेकार बहा दे रहे हैं, जैसे प्लास्टिक, जैसे कचड़े, जैसे डिटर्जेंट मतलब साबुन सर्फ। तो इसे क्या करना चाहिए प्यारे दोस्तों, इसे डायरेक्टली हमें जल स्रोतों में नहीं बहाना चाहिए। अगर यदि इसे हम रिफाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर यदि मलमूत्र को, जैसे शौचालय का निर्माण हुआ तो उस टंकी में मलमूत्र जमा है, और उससे अगर यदि हम पौष्टिक खाद बना लें, आपको तो मालूम है उससे बहुत अच्छा पौष्टिक खाद बन सकता है। अगर यदि वो खाद को हम बना लें और खेतों में छिड़काव कर दें, क्या जबरदस्त खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन अपन लोग वैसा कर रहे हैं क्या, नहीं। वो जो शहरों में जो नालियां होती है ना, वो तो बच्चे लोग वहीं पर बैठकर उसको गंदा करते हैं, बाथरूम कर देते हैं वहीं पर बैठकर। तो मलमूत्र का जो हम नालियों में विसर्जन करते हैं, डायरेक्टली आप देखे होंगे बहुतों सारे घरों में, उसे टंकी में ना जमा करके हम डायरेक्टली नाली में बहा दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है उसका असर, वो किसी न किसी जल स्रोत में जाकर वो छोटा नाला, छोटी नाली से फिर सीवेज में जाते हुए, मतलब कि वो चला जाता है नदी में,
और क्या करता है, उस नदी को दूषित कर देता है। ऐसा नहीं करना है, घरेलू कचरा ही हो गया। उससे हम जैसे, अब कचरा भी दो टाइप का है प्यारे दोस्तों, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। तो वैसा कचरा जो कि सड़ गल सकता है, उसे हम या तो सड़ाए गलाएं या तो डायरेक्टली खेतों में फेंक दें, वो फिर मिट्टी बन जाएगा। लेकिन हम इधर उधर बहा दे रहे हैं तो उससे नुकसानी है, जल स्रोतों को उससे नुकसानी है। और प्यारे दोस्तों देखिए, प्लास्टिक तो सबसे बेकार, ये पर्यावरण के लिए सबसे बेकार चीजें, अगर यदि आप मान सकते हैं सबसे ज्यादा नुकसानदायक कुछ है तो वो प्लास्टिक है। और वन टाइम प्लास्टिक का तो बात ही मत कीजिए। आजकल तो लोग थैला लेकर मार्केट जाना ही नहीं समझते, वो इज्जत की बात हो जाती है लोगों के लिए। भाई हम थैला लेके मार्केट जाएंगे, वहां से सब्जी को थैला में लेके आएंगे तो वन टाइम प्लास्टिक को हम बचा सकते हैं। और फर्स्ट नंबर बात तो वन टाइम प्लास्टिक का उपयोग करना भी नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान है इससे, जल को भी नुकसान है। और अगर वो मिट्टी में चला जाए तो बिल्कुल भी उर्वरा शक्ति को जीरो करने की वो क्षमता रखता है वो प्लास्टिक, तो ऐसा अपने को नहीं करना चाहिए। तो ये सभी कुछ कारण हैं। साबुन सर्फ, हमने साबुन सर्फ धोया, कपड़ा को धोया, नहाया, और वही जो पानी निकला उसे डायरेक्टली हम जल स्रोतों में बहा दे रहे हैं, तो पूरा का पूरा गंदा होता है प्यारे दोस्तों, जल बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है। तो ये सभी कारण हैं। अब अगला कुछ कारण को देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो एक तो हो गया घरेलू जीवन में जो चीज़ें अपशिष्ट निर्मित होती है उसे हम जल स्रोतों में बहा रहे हैं। अब दूसरा, औद्योगिक में, उद्योग धंधे में जो अपशिष्ट निर्मित होते हैं उसे भी हम जल स्रोतों में बहा दे रहे हैं। जो उद्योगों से जो अपशिष्ट पैदा होते हैं उसे भी हम जल स्रोतों में बहा दे रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ा कारण है जल को दूषित होने का। जैसे उद्योगों से निकलने वाले कुछ भी, जैसे प्यारे दोस्तों उद्योगों से निकलने वाले रसायन, केमिकल, जैसे उद्योगों से निकलने वाले कचरे, जैसे कोई एसिड निकल गया, अम्ल निकल गया, क्षार निकल गया, इन सभी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, जल स्रोतों में बहा दे रहे हैं, तो इससे जल बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। और कारण क्या है प्यारे दोस्तों, तो देखिए आपको तो मालूम है भारत कृषि प्रधान देश है, खेती पर बहुत ज़्यादा लोग निर्भर हैं, लगभग 80% से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। तो खेती तो बहुत ज़्यादा होती है, और पहले वाला तो सिस्टम रहा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी फसल में कीट का असर ना हो, किसी फसल को कीड़े मकोड़े बर्बाद ना करें, इसके लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और उस कीटनाशक में खतरनाक केमिकल होता है, रसायन होता ही है, क्योंकि हमको कीड़ों मकोड़ों को मारना है तो केमिकल का अपने को यूज करना है। और वो केमिकल जब हम छिड़काव करते हैं प्यारे दोस्तों, तो वो क्या होता है, वायुमंडल में भी मिल जाता है, और वह फिर वर्षा के बूंदों के साथ धरती पर आता है, फिर उससे अम्लीय वर्षा भी होती है, उसी से अम्लीय वर्षा भी होती है, और बहुत सारे इमारतों को खराब करने में, उसकी केमिकल कंपोजिशन को बिगाड़ने में अम्लीय वर्षा का बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो सेशन में आपको उदाहरण दिया था ताजमहल का, तो ताजमहल का रंग वाइट से पीला होने लगा, येलो होने लगा। कारण क्या है उसका, यही एसिड रेन उसका कारण है, अम्लीय वर्षा उसका कारण है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों कि वर्षा जल में घुलकर नदियों में जाकर मिल जाती हैं, मतलब जो अम्लीय वर्षा होती है वो नदियों में जाकर मिल जा रही हैं। एक तो पहले जो वो बूंदे हैं
जो रसायन की बूंदें हैं, जो कीटनाशक की बूंदें हैं, वो तो वायुमंडल में घुल रही हैं और वायु को गंदा कर ही रही हैं और नदियों में भी चली जा रही हैं। वर्षा के बूंदों में मिलकर वर्षा होती है, वो नदियों में भी चली जा रही हैं और जल स्रोतों को भी गंदा कर रही हैं। तो ये सभी मुख्य कारण थे जल के गंदा होने का, जल के प्रदूषित होने का। अब प्यारे दोस्तों देखते हैं इससे क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रभाव है, जल प्रदूषण का क्या इफेक्ट है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले पेयजल की समस्या। पेयजल की समस्या, पेयजल हम लोग कहाँ से लाते हैं प्यारे दोस्तों? भूमि से लाते हैं। भूमिगत पेयजल का ज़्यादा उपयोग किया जाता है चापाकल के माध्यम से। आपको तो मालूम है गांव घर में क्या, अभी भी शहरों में चापाकल पे लोग बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तो आपने देखा, पहला ही पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है भूमिगत जल में, प्लस फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है भूमिगत जल में, और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। तो वहाँ से जो हम पानी निकालेंगे, कैसा पानी निकालेंगे प्यारे दोस्तों? गंदा पानी निकालेंगे। उसके बाद तो पेयजल की समस्या हो रही है। उसके बाद हम सतही जल का भी उपयोग करते हैं पेयजल के रूप में। वो सतही जल कौन सा है? 100% प्योर नहीं है, वो गंदा है, दूषित है। उसके बाद आप देखिए कि हम अगर दीदी उससे हम रिफाइन भी करते हैं, शुद्ध करने की जो नई नई तकनीकें भी जो आई है ना, वो उसके अंदर जो केमिकल मिला हुआ है उसे वह पूरा तरीके से हटा नहीं सकता है, उसको वो रिफाइन नहीं कर सकता है, उसे वह शुद्ध नहीं कर सकता है। तो पेयजल की बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। अगला प्रश्न को देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, होती ही है। क्यों? पेट से संबंधित ज़्यादातर बीमारियां सिर्फ और सिर्फ दूषित जल के कारण से होती हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो अगर यदि दूषित जल हमारे शरीर में जाकर सबसे ज़्यादा, सबसे पहले किसी चीज़ को नुकसान करता है तो वो अपना पेट है। पेट को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। चलिए प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। और कुछ बीमारियों का मैंने नाम लिखा है यहाँ पर, जैसे हैजा, पीलिया आदि रोग। ये हैजा और पीलिया जो है ना, स्पेशली किस चीज़ से संबंधित रोग है? तो जल से संबंधित रोग है। ये ज़बरदस्त जीके है प्यारे दोस्तों। हैजा बीमारी किस चीज़ से संबंधित रोग है? तो जल से संबंधित रोग है। मृदा उर्वरता में कमी, मैंने तो आपको समझाया ही था कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें बिल्कुल भी कमी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पानी जो वर्षा जो हो रही है वो अम्लीय वर्षा हर जगह तो नहीं हो रही है, लेकिन हर जगह जो वर्षा हो रही है उसमें अम्ल की मात्रा अब गिर रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में वैसी खतरनाक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, मैंने आपको पहले समझाया। तो और वो सभी मिट्टियों में मिल जा रही हैं, तो मृदा की उर्वरता में भयंकर कमी हो जा रही है। इसी के लिए तो हम किसका उपयोग करते हैं? खाद का उपयोग कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। आप हमें बताइए कि बिना खाद का कोई फसल अब होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। कारण क्या है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत क्षीण हो गई है प्यारे दोस्तों, कम हो गई है। अब देखिए अगला पॉइंट, जैव विविधता का ह्रास। बिल्कुल भी ये जो एक बैलेंस है, जैव में विविधता जो है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो पृथ्वी को सुसज्जित कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं, उस जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। इस पॉइंट को तो आपको लिखना ही लिखना है। आगे प्यारे दोस्तों, जैविक मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। मैं आपको झारखंड की बात बताऊं तो दामोदर नदी घाटी का जो एरिया जो है वो औद्योगिक पट्टी भी है,
वहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे हैं। तो उससे जो कचरे निकल रहे हैं, मैंने आपको समझाया था, उससे जो कचरे जो निकल रहे हैं वो पूरा तरीके से उस जगह को मार दे रहे हैं। बिल्कुल भी वहाँ की मिट्टी की उर्वरता को इतना खत्म कर दिए हैं कि वो मरुस्थल बन गया है। तो वो जैविक मरुस्थल का विस्तार होते जा रहा है। और आपको एक बात और मालूम होनी चाहिए कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे गंदी नदी है। और गंदी नदी का होने का कारण क्या है प्यारे दोस्तों? जो औद्योगिक कचरे हैं हम उसे डायरेक्टली दामोदर नदी में बहा दे रहे हैं। और ऐसे भी जो घरेलू भी जो कचरे हैं जो भी हैं उसे हम डायरेक्टली नदी में, दामोदर नदी में बहा दे रहे हैं। कोई पॉलिसी ही नहीं है सरकार की। तो अब जैविक मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। आगे प्यारे दोस्तों देखिए, तो ये तो इसका इफेक्ट हो गया, लेकिन बचाव क्या है? कैसे हम बच सकते हैं? पानी को गंदा होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात जल गुणवत्ता सूचकांक का हमें प्रयोग करना चाहिए। इससे पता चलेगा कि आखिर जल कितना गंदा है। इससे बचाव तो नहीं हो सकता है, लेकिन इससे पता चल सकता है। जैसे प्यारे दोस्तों देखिए, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग, इसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? आपको मालूम है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। अगर यदि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो गई तो वह पानी गंदा हो जाएगा। मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा सूचकांक है बीओडी। हम इससे पता करेंगे कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर यदि पर्याप्त है तो ठीक, और अगर यदि वो पर्याप्त नहीं है तो उस पानी को हमें पीना नहीं है, उसका उपयोग नहीं करना है। और ऑक्सीजन की मात्रा कैसे वो पर्याप्त हो, इसके लिए अपने को उपाय भी करना है। क्या उपाय करना है? बस उसे साफ करते रहना है, तो खुद ब खुद ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगला प्यारे दोस्तों और क्या सूचकांक है? सीओडी रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ये भी एक बहुत बड़ा सूचकांक है। अगला डीओ धूली ऑक्सीजन, अगला घुली ऑक्सीजन, अगला पीएच वैल्यू। और इसमें से सबसे ज्यादा सूचकांक ये आपका पीएच वैल्यू है, पीएच मान है। प्यारे दोस्तों आपको मालूम है कि पानी का पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए, तो पेयजल के लिए ये उपयुक्त है। जिस पानी का पीएच वैल्यू 7 है तो वह पीने के लिए उपयुक्त है। और अगर यदि 7 से कम है तो वह जल अम्लीय है। 7 से ज्यादा है तो वह जल क्षारकीय है। चीजों को समझिएगा। 7 है तो बहुत अच्छा जल है, पीएच वैल्यू 7 है तो बहुत अच्छा जल है। अगर यदि 7 से ज्यादा है तो वह क्षारकीय है, 7 से कम है तो वह अम्लीय है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 6.8 से 8.5 इतना भी अगर यदि पीएच वैल्यू रहे तो आप उस पानी का उपयोग पीने के लिए कर सकते हैं। तो ये पीएच वैल्यू वाला बहुत अच्छा सूचकांक है। चलिए प्यारे दोस्तों, और क्या क्या बचाव हैं? नमामि गंगे जैसी योजना को बहुत बेहतरीन ढंग से धरातल पर लाया जाना चाहिए। नर्मदा नदी को भी साफ करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं लाई जानी चाहिए। पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्यारे दोस्तों? क्लोरीन का प्रयोग करना चाहिए, Cl का प्रयोग करना चाहिए। इससे पेयजल शुद्ध हो जाता है। और प्यारे दोस्तों, और जो विभिन्न जल स्रोतों से दैनिक जीवन
में जो कचरा उत्पन्न होता है, मैंने आपको पहले बताया, तो उसे डायरेक्टली नदी में नहीं बहाना है, जल स्रोतों में नहीं बनाना, और उद्योग से भी जो अपशिष्ट निकलते हैं उसे भी अपने को जल स्रोतों में डायरेक्टली नहीं बहाना है, उसको रिफाइन करना है, तब उसके बाद उसे हमको जल के स्रोतों में बहाना है। तो प्यारे दोस्तों, जल प्रदूषण से संबंधित ये सारी बातें बहुत बेहतरीन है, इसे आपको दैनिक जीवन में भी फॉलो करने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।